जी जी पंडित साहब, आपने बात सुनी, आपने कमेंट सुना, आपने चौधरी साहब का, क्या कहते हैं आप? अब क्या कहा जाए, ये तो बहुत अरसे से मैं सुन रहा हूँ। मैं तो पैदा होने के बाद से ये रिकॉर्ड कई दफे सुन चुका हूँ। हम्म। और क्योंकि मैं वहां रहता हूँ, वहीं का हूँ, पैदाइशी वहीं का हूँ, ये तो बॉर्डर पार से पता नहीं कौन सी दूरबीन से ये सब देखते हैं। मुझे अपने आसपास ये सब नहीं दिखाई पड़ता। अब जैसे इन्होंने कहा कि 8 लाख फौज है, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान की कुल फौज करीब 12 लाख है। 23 लाख। जी हाँ। हमारे यहाँ 12 लाख फौज है, सिर्फ 12 लाख फौज है। आप ये, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप जाकर के हमारे गूगल पे कर देख सकते हैं। हमें कोई छुपा के फौज रखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फौज का हिसाब किताब पार्लियामेंट में तय होता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनके नाम है। हमारे यहाँ मुल्क को फौज नहीं चलाती, मुल्क चलाता है फौज को, और पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो कुल मिला के 12 साढ़े 12 लाख की फौज है। अब आपके पाकिस्तान के साथ ही कितना बड़ा बॉर्डर है, और उससे ज्यादा बड़ा बॉर्डर हमारा चीन के साथ है। जी हाँ, अगर जो 8 लाख फौज हम कश्मीर में टिका देंगे तो बाकी के 4 लाख से कितना कल चलाएंगे, ये सोचने की बात है। तो अगर आटे में नमक मिलाए ना तो चल जाता है, नमक की रोटी बना के खाएं तो नहीं खा पाएंगे। तो थोड़ा उसमें बैलेंस रख के चलना पड़ता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कश्मीर में फौज दाखिल हो गई 1947 में। मैं आपको तारीख के हवाले से ये बताता चलूं कि जब अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया, सर सिरिल रैडक्लिफ ने एक रैडक्लिफ लाइन बनाई। हमारे मगरिब में और मशरिक में वो दो लकीरें खिंची, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरिकी पाकिस्तान। जहां मुसलमान अक्सरियत में थे वो पाकिस्तान बना, और बाकी का हिंदुस्तान बना। लेकिन कोई 650 रियासतें थीं चौधरी साहब। जब उन रियासतों के बारे में तय करने की बात आई तो उस समय के जो हमारे लीडर थे, कायद थे, उन्होंने कहा कि चलिए वहां पर आप इंतखाबात करा लीजिए, जो जहां जाना चाहे चला जाए। तो जिन्ना साहब ने कहा था, जानते हैं क्या कहा था? कि साहब क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान इंतखाबात करा के हुआ है, रायशुमारी करा के हुआ है? कहा नहीं। कैसे हुआ है? कि अंग्रेज हुक्मरान हैं, अंग्रेज रानी ने सर सिरिल रैडक्लिफ कमीशन बनाया, उसने अपनी मर्जी से लाइन खींच दी, सेंसस रिपोर्ट मंगा के। वो तो हिंदुस्तान आया भी नहीं, लंदन में बैठे बैठे नक्शे पे लाइनें खींच दी। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेन पावर है। तो अगर ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन सॉवरेन पावर अपनी मर्जी से करता है, तो रियासतों को अपनी मर्जी से तय करने दीजिए कि वो कहां जाएंगे। उन पर अपनी जमहूरियत क्यों थोपते हैं? तो कांग्रेसी लीडर जो थे वो फटाफट कह रहे थे कि ये मामला निपटे, मान गए। जिन्ना साहब जानते हैं ये ऐसा क्यों कह रहे थे? ये वकील तो थे, अच्छी दलील दे लेते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से नवाब हैं, ऐसे बहुत से निजाम हैं, ऐसे बहुत से राजा हैं जो हैं तो मुसलमान, लेकिन उनके नीचे जो रियाया रह रही है वो ज्यादातर अक्सरियत में हिंदू है। अगर आप हिंदू रियाया से पूछेंगे तो वो हिंदुस्तान कहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं नवाबों और निजामों से पूछेंगे जो मुस्लिम लीग की फंडिंग करते हैं तो वो पाकिस्तान मांगेंगे। तो इसलिए ये हक इरादियत नवाबों और निजामों को दिया जाए, ये तारीख में दर्ज है साहब। इसीलिए चाहे वो जूनागढ़ का नवाब हो, चाहे भोपाल का नवाब हो, चाहे निजाम हैदराबाद हो, इन सब ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हिंदुस्तान के पेट में आधा दर्जन पाकिस्तान बनाएंगे, दाएं और बाएं तो पाकिस्तान है ही। तब जिन्ना साहब से पूछा गया था कि साहब ये जो आपने जुआ खेल लिया है, ये ठीक इसके उलट कश्मीर में है, वहां राजा हिंदू है और अक्सरियत मुसलमानों की है, तो कहीं कश्मीर को आपने दांव पे तो नहीं लगा दिया? तो ये जिन्ना साहब का कहना था कि कश्मीर का सेब तो मेरी जेब में है,
लोगों ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा 3 वजह से। जहां पर 70% अक्सरियत मुसलमानों की हो, हिंदुस्तान कैसे रख लेगा उसको जबरदस्ती। दूसरा, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, हम तो कभी भी घुस के कुछ भी कर लेंगे। लेकिन हैदराबाद तो बड़ी दूर है, भोपाल जूनागढ़ बहुत दूर है, कोल्हापुर बहुत दूर है, आरकोट बहुत दूर है, वहां तो फौजें नहीं जा सकती। इसलिए वहां के नवाबों और निजामों को इसके लिए दुरुस्त करना पड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत के जितने भी सड़क के रास्ते हैं वो पाकिस्तान होकर के जाते हैं। श्रीनगर, बारामूला, उड़ी, मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी निकलता है, जम्मू रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट निकलता है। जम्मू कश्मीर अपनी रसद, अपने नमक, यहां तक के मिट्टी के तेल के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। तो कहां जाएगा जम्मू कश्मीर, यह सोचा था उन्होंने। लेकिन जब सरदार पटेल ने इन सब नवाबों निजामों को ठीक कर लिया, समझाकर, बुझाकर, मनाकर, तो जिन्ना साहब को लगा कि अब कश्मीर भी कहीं हाथ से ना जाए, तो इन्होंने महसूद पठानों को, जो उस वक्त इस्कंदर मिर्जा की निगरानी में थे, गवर्नर थे वो फ्रंटियर के, बाद में आपके सदर रियासत बने पाकिस्तान के, उनके साथ बातचीत करके रवाना कर दिया कबायलियों को कश्मीर। जाओ, माले गनीमत बहुत है, लूट के आओ। और साथ में अपने फौजी लगा दिए। मेजर अकबर खान, उन्होंने तो किताब लिखी है कि मैंने कश्मीर में कैसे जंग लड़ी। आप ही की पाकिस्तान फौज के मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनकी किताब पढ़ लीजिए। इस तरह आप फौजी कुव्वत से कश्मीर हथियाने जब दाखिल हुए जम्मू कश्मीर रियासत में 20 अक्टूबर 1947 को, तब कश्मीर के राजा ने, जो तब तक आपके जिन्ना साहब के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुका था कि मुझे वक्त दीजिए, मैं तय करूंगा, वो हिंदुस्तान आया, उसने कहा कि मेरी हिफाजत कीजिए। हिंदुस्तान ने कहा कि आप हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी फौजें आप तक नहीं जा सकती, तो उसने कहा लीजिए, एक्सेशन किया, अब तो मैं आपका हिस्सा हूं, अब हिफाजत कीजिए। तो हिंदुस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर दाखिल हुई। उन कबायलियों को, उन पाकिस्तानी फौजियों को जो सादी वर्दी में कबायलियों के साथ घुल मिलकर घुसे थे कश्मीर, और वो कत्लो गारत का सिलसिला जो पुंछ में देखा गया, बारामूला में देखा गया, मुजफ्फराबाद में देखा गया, कोटली में देखा गया, मीरपुर में देखा गया, राजौरी में देखा गया, दिल दहला देने वाला है। तब हिंदुस्तान की फौजें पहली बार कश्मीर में दाखिल हुई, वहां के लोगों को तहफ्फुज देने के लिए जो लूटपाट और बर्बरियत का शिकार हो रहे थे कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के हाथों। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वहां का राजा इस बात के लिए जिम्मेदार था, ये उसकी आजाद हक था कि वो कहां जाए। उस हक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक्सेशन साइन किया भारत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको साइन किया, किसी हिंदुस्तानी ने साइन नहीं किया, अंग्रेज ने साइन किया। चलिए, लेकिन क्योंकि आप हमलावर थे और हमारे नेहरू साहब को कुछ शौक चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस का नया यूनाइटेड नेशंस बना था दूसरी जंग अजीम के बाद, तो उन्होंने कहा चलिए, जंग बहुत लड़ ली, 1.25 साल जंग चली गई। शेख अब्दुल्ला ने भी समझाया कि साहब मेरी जो बात मानते हैं वो कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हैं जो घाटी में रहते हैं, चौधरी हमीद साहब जैसे लोग मेरी बात नहीं मानते जो उस तरफ रहते हैं, तो उन्हें वही रहने दिया जाए और हमारे पास जितना है उतना रख लिया जाए। तो नेहरू साहब ने भी हमारी बढ़ती हुई फौजों को जो खदेड़ रही थी, कबायलियों को भी और पाकिस्तान फौज को भी, आपको मालूम होगा पाकिस्तानी फौजें, कबायली श्रीनगर तक घुस गए थे, सही कह रहे, उनको वापस खदेड़ रही थी, बढ़ती हुई फौजों के कदम रोक लिए गए। 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर ऐलान करके हम लोग यूएन गए थे, इस उम्मीद से कि यूएन एक ईमानदार फैसला देगा। दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान पैदा होते ही अंग्रेज और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान सिएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, इन सब का हिस्सा बन गया कोल्ड वॉर में। तो उन सब लोगों को लगा कि ये हमारा ही
पाला पोसा बनाया हुआ मुल्क है, हमारे लिए हमेशा फर्माबरदार रहता है। हमारी फौजें, हमारा असला, हमारी हर नखरे को उठाता है। तो पाकिस्तान के हक में यूएनओ में जितना कुछ कवायद की जा सके करें। उसमें भी जो रेजोल्यूशंस आए, चौधरी साहब आप तो काफी मारूफ हैं, आपने पढ़े होंगे, उसमें 4 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान एक हमलावर मुल्क है, वो अपनी फौजें हटाएगा। दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान भी अपनी फौजें हटाएगा, लेकिन उतनी रखेगा जितनी वहां पर इंतजामिया के लिए जरूरी है। तीसरी शर्त थी कि उसके बाद वहां पर रायशुमारी होगी। पाकिस्तान ने ही इन रेजोल्यूशंस को सबसे पहले रिजेक्ट किया, कहा हम अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। ये इसी सिलसिले में चलना था। जब पाकिस्तान ने अपनी फौजें हटाने से मना कर दिया, तो हिंदुस्तान ने, भारत ने भी कहा कि हम एक हमला झेल चुके हैं, ये विश्वास के लायक, भरोसे के लायक नहीं है, तो जब तक इनकी फौजें नहीं हटेंगी हमारी फौजें नहीं हटेंगी। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आपके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर आया, वहां आपने बड़े पैमाने पर वहां की रियाया में तब्दीलियां की। पंजाब से भर भर के लोग घुसाए। हमारे यहां तो 370 लगाया गया और उसके तहत वहां पर जो जहां था वहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग कर दिया, नॉर्दर्न एरियाज बनाया, वो भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। मीरपुर के लोग भाग भाग के विलायत चले गए, वहां भर भर के पंजाबी आ गए, नवाज शरीफ जैसे और रहमान मलिक जैसे और शेख रशीद जैसे। और उन लोगों ने फिर जब पूरा पलट दिया, वहां के लोगों की जो डेमोग्राफी थी, जो एक तवाजुन था, अब आप कहते हैं कि साहब आधा हिस्सा हम एक सक्शकम वैली चीन को भी दे चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज को काट चुके हैं और आजाद कश्मीर में अपने लोग भर चुके हैं। अब आइए जरा रायशुमारी करा लें। 70 साल बाद अब आपको रायशुमारी याद आ रही है, जब अक़वाम महबूबा ने कहा था कि साहब रायशुमारी अब हो, तो तब आप मुकर गए थे। तो समय बहुत हो गया है। लेकिन उसके बाद मैं छोटी सी बात और कहता चलूं, क्यों खत्म कर लूं। जी जी। 1971 में एक बड़ी जंग हुई साहब इन दो मुल्कों में, हमारे और आपके मुल्क में। और उस जंग में अब क्या क्या हुआ मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। कश्मीर पे ही रहे। हाँ हाँ, तो कश्मीर के हवाले से एक शिमला समझौता हुआ और भुट्टो साहब ने कहा कि साहब आप हमारे 95,000 जो कैदी हैं उन्हें रिहा कर दीजिए। अगर मैंने कश्मीर पर किसी तरह की बात मानी आपकी तो मैं जिंदा नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब यहां से हमारे बीच जितनी भी बातें हैं, जितनी भी झगड़े हैं, वो हम आपस में ही तय करेंगे, बाहर किसी कुव्वत का कोई दखल नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे ना, वो 1971 में ही इस मुआहदे से खारिज हो गए। लेकिन आप लोगों ने रट छोड़ी नहीं, तो 2009 में कोफी अन्नान ने फॉर्मली कहा कि अब उन रेजोल्यूशंस की कोई वुकत नहीं रही है, क्योंकि उसके बाद बहुत पानी बह चुका है, सिंध में भी, जेहलम में भी और सतलज में भी और रावी में भी। तो अब थोड़ा होश के नाखून करने की जरूरत है। हाँ, ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, तो तब मान जाते कि जहां जिसकी अक्सरियत है वहां पर जमहूरियत के हिसाब से रायशुमारी करके कर लें। लेकिन जिन्ना साहब को तो थोड़ा बड़ा केक दिख रहा था हैदराबाद में, जूनागढ़ में, भोपाल में, तब माने नहीं। और जब अपनी तरफ से बाजी निकल गई तो अब कह रहे हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर मुसलमान अक्सरियत थी, पाकिस्तान आनी चाहिए थी, पाकिस्तान आना चाहिए था।
तो ऐसे नहीं होता कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ऐसे होता नहीं है। और हमने तो कभी भी टू नेशन थ्योरी को माना नहीं था। हमने तो हमेशा कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी के ही हिसाब से कश्मीर वहां जाना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा आपसे, क्योंकि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं। टू नेशन थ्योरी का बंटवारा आप सेक्युलर हैं? जी हाँ, जी हाँ, हमारे आईन में लिखा है कि हम सेक्युलर हैं। वो आइन आर्टिकल 370 और A35 के बाद बदल चुका है। नहीं नहीं नहीं, सेक्युलरिज्म वहीं का वहीं है। सेक्युलरिज्म वहीं का वहीं है। आपको सब बातों का जवाब कमेंट ले लेती हूँ पहले पंडित जी, फिर मैं आपकी तरफ बात पूरी कर लूं। अगर बंटवारे के ही प्रिंसिपल को माना जाता तो सब मुसलमानों को पाकिस्तान मुल्क मिल गया था, उन्हें हिंदुस्तान खाली करके चले जाना था। हमने कहा कि नहीं, हम सेक्युलर मुल्क हैं, आप यहां रहें। और आज अल्लाह के फजल से आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहां हैं। हमने उन्हें रखा है क्योंकि हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है। लेकिन अगर आज भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसी थ्योरी के आधार पर, बिना पर हमको कश्मीर चाहिए, हालांकि मैं इस बात के लिए किसी ने ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन अगर आप टू नेशन थ्योरी को ही इंसिस्ट करते हैं कि नहीं वैसी ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो क्या कश्मीर के साथ आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को रेलवे में भर भर के लेंगे पाकिस्तान के अंदर? टू नेशन थ्योरी मुकम्मल करेंगे?